हेलो गाइस, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं NCERT क्लास 7 चैप्टर नंबर 5। फर्स्ट चैप्टर से लेकर 4th चैप्टर तक ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप हिस्ट्री बाय मानव सर क्लास 7 सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो ना केवल स्टूडेंट्स बल्कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे कैंडिडेट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर को शुरू करने से पहले चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पर 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में इंडिया में जो भी बहुत ही अच्छी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स स्ट्रक्चर बनवाए गए हैं वो कैसे बनवाए गए, क्या उसके लिए रूल इम्प्लीमेंट किए गए, कैसे लेबर्स को यूज़ किया गया, इस सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है कुतुब मीनार के साथ। कुतुब मीनार को 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है बालकनी की। यहाँ पर बताया गया है कि इसमें स्मॉल आर्चेस हैं यहाँ पर और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस दी हुई हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसके नीचे अरेबिक लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड है। उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि कितना मुश्किल रहा होगा या कितने स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन की ज़रूरत उस वक्त पड़ी रही होगी ऐसे इंस्क्रिप्शंस को ऐसे टॉम्ब पर लिखवाने के लिए। उसके नीचे आप देख सकते हैं जो पिलर्स हैं ये कर्व्ड हैं और एंगुलर हैं। सिक्वेंशियली ऐसे ही चल रहे हैं, पहले एक कर्व्ड है देन एंगुलर है। अब इसके बाद बात की गई है बिटवीन द 8th एंड द 18th सेंचुरी किंग एंड देयर ऑफिसर बिल्ड टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में दो तरह के स्ट्रक्चर्स बनवाए जाते थे। एक होता था पर्सनल यूज़ के लिए और दूसरा होता था पब्लिक के यूज़ के लिए। पहले बात करते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स की जो पर्सनल यूज़ के लिए हुआ करते थे। ऐसे स्ट्रक्चर्स में आते थे फोर्ट्स, किले होते थे, पैलेसेस, महल हुआ करते थे, गार्डन रेजिडेंसेस, ऐसी जगह जो बहुत बड़े बड़े गार्डन्स में बनी होती थी, ऐसी जगह होती थी, और टॉम्ब्स होते थे। इससे नहीं ये फ़ायदा होता था कि वो सेफ रहते थे, प्रोटेक्टेड फील करते थे और इससे उनकी ग्रैंडियोस का पता चलता था। कहने का मतलब ये है कि वो कितने महान हो सकते हैं यहाँ, या फिर वो कैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को खड़ा कर सकते हैं, ये उनकी महानता को दिखलाया करता था। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के स्ट्रक्चर्स की जो कि पब्लिक के लिए होते थे। ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर जहाँ पब्लिक एक्टिविटी होती थी जैसे टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक्स, वेल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि टैंक्स और वेल्स यहाँ पर क्यों के बने। एक्चुअली ये कुएँ वैसे कुएँ नहीं हैं जैसे आजकल हम देखते हैं। ये कुएँ बहुत ही चौड़े हुआ करते थे जिसमें सीढ़ियाँ भी होती थी जिसमें नीचे जाया जा सकता था। कार्वेनेचरीज और बाजार्स, वैसे ये सारे शब्द आपने सुने होंगे लेकिन कार्वेनेचरीज से आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। इसका मतलब ये होता है ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर लोग इकट्ठे होकर गैदरिंग देख सकें। आपने कभी भी मूवीज़ में या फिर किसी भी ऐसे सीरियल में जो पुराने ज़माने को दिखलाता हो, आपने देखा होगा एक ऐसा पॉइंट होता था जहाँ किंग बैठा होता था, उसके आसपास पूरी जनता बैठी हुआ करती थी। ऐसी जगह को कार्वेनेचरीज कहा जाता था। किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर देयर यूज एंड कम्फर्ट्स रूलर्स होप टू विन देयर फ्रेज। राजा से उम्मीद की जाती थी कि वो अपने सब्जेक्ट्स का ध्यान रखेंगे और वो ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनवाते थे अपने यूज़ के लिए और अपने कंफर्ट के लिए। लेकिन इसके साथ साथ रूलर इन स्ट्रक्चर से होप भी रखता था कि इससे उन्हें प्रेज़ किया जाएगा, लोग उनकी तारीफ किया करेंगे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वॉज ऑल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स। अब ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती थी ये मर्चेंट्स के द्वारा भी करवाई जाती थी। दे बिल्ड टेम्पल्स, मॉस्क एंड वेल्स। उन्होंने मंदिर, मस्जिद और कुएं भी बनवाए थे। लेकिन ऐसे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं ये केवल 18th सेंचुरी से मिलते हैं, 18th सेंचुरी के बाद से ही मिले हुए हैं जो रिलेटेड है मर्चेंट्स से। इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस। मॉन्यूमेंट प्रोवाइड एन इंसाइट टू द टेक्नोलॉजी यूज फॉर कंस्ट्रक्शंस। उस वक्त के जो मॉन्यूमेंट्स हैं आज भी हम अगर उसे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस वक्त क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई होगी कंस्ट्रक्शंस के लिए। टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जांपल, वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और अ स्लैब ऑफ स्टोन अक्रॉस 4 वॉल्स। आज के ज़माने में अगर हमें हमारे घर पे अपने रूफ टॉप जो हमारा है वो उसे बनवाना है
तो हम क्या करते हैं, या जो इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं, सिंपली वहाँ पर वुडन बीम्स लगाते हैं, देन उसके ऊपर स्लैब डाल देते हैं, मतलब जो सीमेंट का जो भी वो मिक्सचर तैयार करते हैं उस वुडन बीम्स के ऊपर डालते हैं, उसके बाद हमारा जो रूफ़ है वो तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है जब एक बहुत बड़ा रूम बनाना हो और एक काफ़ी बड़ा सुपर स्ट्रक्चर खड़ा करना हो। यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर का मीनिंग दिया गया है द पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग अबव द ग्राउंड फ्लोर। ऐसी कोई भी जगह जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है उसे सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है। लेकिन हाँ, आप उसे अपने घर के सुपर स्ट्रक्चर से कंपेयर मत कीजिएगा। अगर आपने कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस विजिट की है तो उस सुपर स्ट्रक्चर के बारे में सोचिएगा कि वहाँ पर इसे कंस्ट्रक्ट करना कितना टफ रहा होगा। आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने टूल्स हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं था। इसीलिए इट रिक्वायर्ड मोर सोफेस्टिकेटेड स्किल्स, इसीलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड स्किल्स की ज़रूरत पड़ती थी। बिटवीन 7th and 10th centuries आर्किटेक्ट स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स, डोर्स, विंडोज़ टू बिल्डिंग। जो 7th सेंचुरी और 10th सेंचुरी के बीच की बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ पर आर्किटेक्ट्स ने एक नया काम स्टार्ट किया था, और वो ये था कि उन्होंने वहाँ पर और भी रूम और भी डोर्स और भी ज़्यादा विंडोज़ को ऐड करना शुरू कर दिया गया था। अब रूफ, डोर्स एंड विंडोज वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम्स। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 वर्टिकल कॉलम गिवन हैं और इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल कॉलम रखा हुआ है। मैं फिगर 2b की बात कर रहा था। इस तरीके के स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को कहा जाता है बीट और कॉर्बेल्ड। बिटवीन 8th and 13th century, the Trabit style was used in construction of temple, mosque, tombs, and in building attached to the large steps wells. अभी जो मैंने आपको बताया था कि लार्ज स्टेप वेल्स मतलब बहुत बड़े बड़े कुएं जिसमें हम पैदल नीचे भी उतर सकते थे, इसे बाउलीज भी कहा जाता था। और यहाँ पर जो भी आर्किटेक्चर यूज़ होता था इसे ट्रेबीट स्टाइल कहा जाता था। फिगर 2a को आप देख सकते हैं, ये है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, और फिगर 2b जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर कॉर्बेल टेक्निक यूज़ होती थी। ये दोनों सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ पर जो फिगर 2b है उसे एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में समझाया गया है। टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। यहाँ पर हम कुछ फिगर्स से, कुछ एग्जाम्पल के मीडियम से समझने वाले हैं कि जो टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन हुआ करता था नियरली 11th सेंचुरी, आखिर वो हुआ कैसे करता था। द कंदारिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाय द किंग धंगदेव ऑफ चंदेल डायनेस्टी। यहाँ जो आपको फिगर 3a दिखाई दे रहा है, ये खजुराहो की एक टेम्पल कंदारिया महादेव का है, और यहाँ पर इसे बिल्ट करवाया था किंग धंगदेव ने, और ये एक चंदेल डायनेस्टी के फेमस किंग थे। अब फिगर 3b आप देखिए, यहाँ पर जो आपको फिगर 3b दिख रहा है ये टेम्पल का प्लान है, या हमारी सिंपल भाषा में बोलें तो ये इस टेम्पल का मैप व्यू है। अब एन ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू एन एंट्रेंस एंड द मेन हॉल वेयर डांसेस वर परफॉर्म। जो मंदिर का एंट्रेंस था, गेटवे था, ये काफ़ी ऑर्नामेंटेड था। यहाँ पर काफ़ी प्रीशियस स्टोन्स लगाए गए थे, काफ़ी अच्छे से इसे सजाया गया था। और इसके बाद आता था ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं, ये हॉल, इसे महामंडप भी कहा जाता था, और यहीं पर डांस परफॉर्म किए जाते थे। द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वॉज केप्ट इन द मेन श्राइन। अब इसके बाद जो आप लास्ट में देख रहे हैं, यहाँ पर जो चीफ डाइटी होते थे, जो उस किंग के चीफ डाइटी होते थे, उन्हें यहाँ पर रखा जाता था। इस जगह को गर्भगृह कहा जाता था। गर्भगृह याद रखिएगा। दिस वॉज द प्लेस फॉर रिचुअल वर्शिप वेयर ओनली किंग एंड हिज फैमिली प्रीस्ट गैदर्ड। ये जगह ऐसी होती थी जो पब्लिकली ओपन नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर किंग, उसके क्लोज रिलेटिव्स और प्रीस्ट ही गैदर हुआ करते थे। द खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेन रॉयल टेम्पल वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड एंट्री। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विथ एलेबरेटली कार्व्ड स्ट्रक्चर्स। ये जो टेम्पल था, यहाँ पर कॉमनर्स अलाउड नहीं थे, और इसे बहुत ही अच्छे कार्व स्कल्पचर से सजाया गया। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस राजराजेश्वर टेम्पल।
The Rajrajeshwar temple at Tanjavur had the tallest shikhar amongst temple of its time. जो राजराजेश्वर टेम्पल है ये तांजावुर में है और इसका जो शिखर है, आप जो नॉर्मली टेम्पल हो सकते हैं आपने देखा होगा इसका शिखर जो है वो उन टेम्पल से ज़्यादा ऊंचा दिख रहा है. कंस्ट्रक्शन इट वाज नॉट इजी बिकॉज देयर वर नो क्रेन्स इन दोज टाइम्स एंड द 90 स्टोन फॉर द टॉप ऑफ द शिखर वाज टू हैवी टू लिफ्ट मैनुअली. आप ये जो टॉप पर देख रहे हैं ये एक शिखर है, इसका वेट अराउंड 90 टन्स है और उस वक्त कोई भी क्रेन होती नहीं थी. तो कितना टफ रहा होगा इसको वहाँ पर ले जाना. तो उस वक्त आर्किटेक्ट्स ने क्या किया होगा, चलिए आइए जानते हैं. आर्किटेक्ट बिल्ट एन इंक्लाइन पार्ट टू द टॉप ऑफ द टेम्पल. यहाँ पर इसका ये जो टॉप है यहाँ से स्टार्ट करते हुए उन्होंने एक इंक्लाइंड पाथ बनाया, मतलब ढलान बनाई. ढलान आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. जो आप अपनी गाड़ी है उसको अपने घर में एंटर करवाने के लिए जो एक इंक्लाइंड पाथ बनवाते हैं उसी तरीके का पाथ इन्होंने भी बनवाया था. लेकिन ना यहाँ पर आपकी गाड़ी है ना आपका घर है, यहाँ पर इतना ऊंचा टेम्पल है और 90 टन का एक स्टोन है. इसीलिए उन्होंने क्या किया, द पाथ स्टार्टेड मोर देन 4 किलोमीटर अवे सो दैट इट वुड नॉट बी टू स्टीप. इस पत्थर को ऊपर पहुँचाने के लिए जो इंक्लाइंड पाथ बनवाया गया था वो 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा था ताकि जो चढ़ाई है वो उतनी टफ ना हो. दिस वॉज डिसमेंटल्ड आफ्टर द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड. अब ये जो 4 किलोमीटर का इंक्लाइन पाथ था इसे टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के कंप्लीट हो जाने के बाद अलग करवा दिया गया, डिसमेंटल करवा दिया गया. बट द रेजिडेंट ऑफ द एरिया रिमेंबर्ड द एक्सपीरियंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल फॉर अ लॉन्ग टाइम. लेकिन अब आप सोचिए कि किसी एक टेम्पल के ऊपर 90 टन का पत्थर रखना हो और उसके लिए 4 किलोमीटर एक इंक्लाइंड पाथ बनवा दिया जाए तो इतने बड़े इंसिडेंट को, इतनी बड़ी मेमोरी को लोग भूल नहीं सकते. तो इसीलिए जो वहाँ के रेजिडेंट हैं वो इस एक्सपीरियंस को काफ़ी लंबे वक्त तक याद करते रहे. इवन नाउ अ विलेज नियर द टेम्पल इज कॉल्ड चारूपलम, द विलेज ऑफ द इंक्लाइन. और आज भी ऐसे टेम्पल के पास जो गांव होते हैं इन्हें चारूपलम कहा जाता है या फिर द विलेज ऑफ इंक्लाइन कहा जाता है. Two technological and stylistic development are noticeable from the 12th century. 12th century से दो तरह के डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल रहे हैं. पहला क्या है, the weight of the superstructure above the doors and windows was sometimes carried by the arches. This architectural form called arcuate. Imagine कीजिए कि ये जो फिगर 5A है ये एक डोर है या फिर विंडो है. तो इसके ऊपर जो वेट है ये कैसे ले जाया गया रहा होगा, ये जो सुपर स्ट्रक्चर है इसका ऊपर का वेट कैसे ले जाया गया रहा होगा. इसको ले जाया जाता था थ्रू द आर्चेस और इस तरीके के आर्किटेक्चरल फॉर्म को आर्क्यूएट कहा जाता था. यहाँ पर ये जो की स्टोन है ये वेट होता था और इसके राइट और लेफ्ट में जो आप वर्टिकल कॉलम्स देख रहे हैं ये इसके बेस के रूप में काम किया करते थे. दे वर्कड एज अ बेस फॉर द सुपर स्ट्रक्चर. Now coming to the second one, limestone cement was increasingly used in construction. This was very high quality cement. अब यहाँ पर limestone cement का यूज़ किया जाना शुरू किया जा चुका था. यहाँ पर स्टोन चिप्स को मिलाया जाता था जिससे वो काफ़ी हार्डन कंक्रीट में कन्वर्ट हो जाती थी और इसी वजह से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी इजी भी हो चुका था और फास्ट भी हो चुका था. यहाँ से आप फिगर 6 में देखिए ये कहाँ गया Here it is. A painting from Akbarnama showing the construction of water gate at the आगरा फोर्ट. आगरा फोर्ट में एक वाटर गेट बनाया जा रहा है और ये उसकी एक पेंटिंग है. बिल्डिंग टेम्पल, मॉस्क एंड द टैंक्स. Temple and mosques were beautifully constructed because they were places of worship. जो टेम्पल्स होते थे, मॉस्क होते थे, इन्हें बहुत ही सुंदरता के साथ बनवाया जाता था, बहुत ही ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट करवाया जाता था क्योंकि ये प्लेसेस होती थी वर्शिप की. लेकिन इनके ब्यूटीफुल होने का ये एकमात्र कारण नहीं था, ये पावर, वेल्थ और डिवोशन को भी दिखाना चाहते थे. जो किंग होते थे वो अपनी ताकत को, धन को और अपने भगवान को लेकर या अल्लाह को लेकर जो उनकी भक्ति होती थी उसे भी डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते थे.
टेक द एग्जाम्पल ऑफ राजराजेश्वरा टेम्पल। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं राजराजेश्वरा टेम्पल का। इसे बनवाया था राजा देव ने। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो राजराजेश्वर टेम्पल को बनवाने वाले राजा देव हैं, इन दोनों के नाम काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जो राजा था उन्होंने भगवान का नाम इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि इसे ऑस्पिशियस मतलब शुभ माना जाता था और वो अपने आप को भगवान के जैसा भी दिखलाना चाहता था। यहाँ पर जो रिचुअल्स होती थी इसकी वजह से एक गॉड दूसरे गॉड को ऑनर करता था, लेकिन यहाँ पर एक गॉड जो होता था वो लाइका गॉड होता था और एक जो होता था वो रियल गॉड होता था। वर कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग्स। द अदर लेसर डाइटीज इन द टेम्पल वर गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ अलाइज एंड सबऑर्डिनेट ऑफ द रूलर। आप जानते हैं कि एक किंग अकेले नहीं बनता, उसके साथ अलाइज होते हैं और सबऑर्डिनेट होते हैं। अलाइज का मतलब जो राजा के साथ आके युद्ध लड़ते हैं, और सबऑर्डिनेट जो उनके अंडर काम करते हैं। तो जो बड़े टेम्पल्स होते थे वो तो राजा बनवा देता था, लेकिन जो छोटे देवी देवता होते थे इन अलाइज के और सबऑर्डिनेट्स के, ये भी उनकी मूर्तियां वहाँ पर लगवा दिया करते थे। द टेम्पल वॉज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज अलाइज। जो टेम्पल होता था वो एक छोटा मॉडल बन जाता था किंग्स का और उसके अलाइज का। As they worshipped their deities together in the royal temples, it seemed as if they brought the just rule of gods on the earth. वो सारे अलाइज और राजा मिलकर एक जगह पर पूजा किया करते थे और ऐसा लगने लगता था देखने में जैसे कि एक छोटा सा वर्ल्ड भगवान का इस दुनिया में उतर आया है। मुस्लिम सुल्तान एंड पातशाह डिड नॉट क्लेम टू बी द इनकारनेशन ऑफ द गॉड। जो मुस्लिम सुल्तान होते थे, पातशाह होते थे, वो कभी भी खुद को इनकारनेशन ऑफ गॉड मतलब भगवान का अवतार नहीं मानते थे। लेकिन यहाँ पर पर्शियन कोर्ट्स में जो क्रॉनिकल्स लिखे गए हैं वहाँ पर सुल्तान को शैडो ऑफ गॉड बताया गया है, मतलब भगवान की परछाई बताया गया है। एन इंस्क्रिप्शन इन द कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क एक्सप्लेन द गॉड चोज अलाउद्दीन एज अ किंग बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज ऑफ मोजेस एंड सोलोमन द ग्रेट लॉगिवर्स ऑफ द पास्ट। कुव्वत उल इस्लाम में एक इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है जहाँ पर अलाउद्दीन को बताया गया है कि वो एक किंग है जो भगवान के जैसा है क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी है मोसेस मतलब मूसा की और सोलोमन यानी सुलेमान की, और ये इस्लाम में लॉगिवर्स थे। द ग्रेटेस्ट लॉगिवर एंड आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ। उनके हिसाब से जो सबसे बड़ा लॉगिवर और आर्किटेक्ट है वो खुद भगवान है। He created the world out of the chaos and introduced order and symmetry. उन्होंने जो दुनिया बनाई थी वो केओस मतलब तबाही से दूर थी और वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर और सिमेट्री चला करती थी, वहाँ सब कुछ अच्छे से चला करता था। As each new dynasty came to power, जैसे ही एक नई डायनेस्टी पावर में आती थी, जो किंग होते थे वो एम्फसाइज करते थे कि उनका मोरल राइट रूलर होने का एक्सेप्ट कर लिया जाए। वो नई नई प्लेसेस ऑफ वर्शिप कंस्ट्रक्ट करवाया करते थे और वो ऐसा शो करने की कोशिश किया करते थे कि उनका क्लोज रिलेशनशिप है भगवान के साथ। और क्या होता था कि जैसे नई डायनेस्टी आती थी उस वक्त पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती थी, लेकिन ऐसा करके वो लोगों के बीच एक मोरल सपोर्ट गेन कर लेते थे और प्रोक्लेम कर लेते थे, दिखला देते थे कि उनकी क्लोज रिलेशनशिप है किसके साथ, भगवान के साथ। रूलर्स ऑल्सो ऑफर्ड पैट्रोनेज टू द लर्न्ड एंड पायस। जो रूलर्स होते थे वो पैट्रोनेज देते थे मतलब शरण देते थे, एक्सेप्ट करते थे, जगह देते थे रहने की, खाने की, किन के लिए, जो लर्न्ड होते थे और पायस होते थे। ऐसे हर एक व्यक्ति को जो लर्न्ड होता था, ज्ञानी होता था, पायस मीन्स पंडित या मौलवी, इन तरीके के जो भी व्यक्ति होते थे इन्हें पायस मतलब पवित्र कंसीडर किया जाता था और वो इन्हें पैट्रॉन किया करते थे। इसी के साथ साथ वो अपनी जो कैपिटल है उसे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश किया करते थे और अपनी कैपिटल को वो एक कल्चरल सेंटर बनाने की पूरी कोशिश किया करते थे। और इससे होता ये था कि उनका जो रूल है उसमें फेम बढ़ जाता था। इट वॉज वाइडली बिलीव्ड दैट द रूलर ऑफ अ जस्ट किंग वुड बी an age of plenty when the heaven would not withhold the rain.
इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा टाइम है, मतलब राजा का समय ही ऐसा समय होता है जहाँ पर बारिश कभी रुक नहीं सकती। एट द सेम टाइम मेकिंग प्रीशियस वाटर अवेलेबल बाय कंस्ट्रक्टिंग टैंक एंड रिजर्वायर वॉज हाईली प्रेस्ड। उसी समय जो भी राजा टैंक्स बनवाता था या फिर रिजर्वायर बनवाता था उसे काफ़ी प्रेस किया जाता था। जो सुल्तान इल्तुतमिश थे उनकी काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन इसी वजह से बढ़ी हुई थी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बनवाया हुआ था और ये कहलाता था हौज ए सुल्तानी या फिर किंग्स रिजर्वायर। ये कहाँ पर था? ये दिल्ली ए कोहना के बाहर था। देयर इज़ अ प्लेस नेम दिल्ली ए कोहना। वहाँ पर जो सुल्तान इल्तुतमिश हैं उन्होंने एक रिजर्वायर बनाया था जिसे हौज ए सुल्तानी कहा जाता था या फिर किंग्स रिजर्वायर कहा जाता था। रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिजर्वायर बिग एंड स्मॉल फॉर यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल। और इसी तरह से जो रूलर्स होते थे वो छोटे बड़े टैंक बनवाते रहते थे ताकि लोग उसे यूज़ करते रह सकें। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में। पार्ट 2 में हम शुरू करेंगे वाइट टेम्पल वर्स डिस्ट्रॉयड से। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।